सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीडीसी का जो 2019 में हुआ था पेपर वो सॉल्व करेंगे। ये 2019 का है, आपका फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर संस्कृत सब्जेक्ट से मैंने करवा दिया है 2008 का, जिसे देखना हो देख लीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपका रीजनिंग से सवाल है कि निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट में से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 45। ऐसे होगा कि यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 को 15 से गुणा किया तो 15 पचे 75 इधर हो जाएगा, और 10 को 6 से करेंगे 10 60 हो जाएगा। इसी तरह 3 को 15 से करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, और 6 को 36 से करेंगे 6 36 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 45 आंसर आया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दो लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलो था उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो इस नए व्यक्ति का भार कितना है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 70 केजी। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा भृगु। उसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदाग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जॉर्ज कर्जन। जॉर्ज कर्जन ने लिखा था, जिनका जो की पुस्तक है 1894 में प्रकाशित हुई थी। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में, कहा धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। बाघ गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या था। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम था लक्ष्मी। भारत के पहला बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी था। इसे चेन्नई के कुंबाकोन्नम शहर में स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आईरोवा ट्यूना, जिसे 14 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसे IROV टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था, जो कि मेकर विलेज इंक्यूबेट करने वाली कंपनी है। अग्रिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन, देखो ये तो आपका करंट अफेयर का है तो इसको पूछ जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। ऑपरेशन समुद्र बेहतरी नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंडोनेशिया के साथ। भारतीय सेना द्वारा भूकंप एवं सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता, इंडोनेशिया जब सुनामी से प्रभावित हो गई थी तो उसकी सहायता है तो अक्टूबर 2018 में एक व्यापक अभियान शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन समुद्र मंत्री के नाम से जानते हैं। यह भी अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर से ही है कि प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी माघ पूर्णिमा। इसमें माघ पूर्णिमा 15 फरवरी को दिया है, परंतु माघ पूर्णिमा उस टाइम पे 19 फरवरी को पड़ी थी। मकर संक्रांति 14-15 को, मौनी अमावस्या 4 फरवरी को, बसंत पंचमी 10 फरवरी को और माघ पूर्णिमा 19 फरवरी को। अब अगले प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2019 में, ये भी करंट अफेयर का, यानी कि देखिए अभी करंट अफेयर से आपके 2 क्वेश्चन ऊपर पूछे गए थे। तीसरा क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में आवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चौथी बार के लिए। अभी तो बांग्लादेश के जो वो हैं प्रधानमंत्री को चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप देख के जाइएगा। बांग्लादेश के और ईरान के, अभी ईरान इसराइल युद्ध था, इनके सबके प्रधानमंत्री, इनके सबकी कैपिटल ये सब याद कर लीजिएगा। तो जनवरी 2019 में आवामी लीग के शेख हसीना वाजेद चौथी बार के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। वहां 1996 में पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चुनी गई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेख हसीना पहली बार
तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कब चुनी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1996 में। अग्रिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये भी करंट अफेयर से ही है, दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया था, वह है कौन सा सिक्का जारी किया था? 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। चौथा प्रश्न है ये आपके करंट अफेयर से। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के शहीद नाजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, किस चीज से? तो अशोक चक्र से। ये भी करंट अफेयर का ही है। बहुत करंट अफेयर के पूछे गए हैं इस प्रश्न में, 5 हो गए, देखिए अभी और आएंगे आगे करंट अफेयर के। शाही परिवार की राजकुमारी उबेला रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। करंट अफेयर ये भी है, तो ये 2019 में बनी थी वो। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित ये तो हो गया। ये 15 नंबर देखते हैं। भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम पर किया गया था? यह भी जो है आपका करंट अफेयर ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एलिफेंटा गुफाएं। 7 प्रश्न आपके हो गए हैं करंट अफेयर से। बाकी ज्यादातर पॉलिटी और हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लेकिन इस वाले पेपर में जो है करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका साइंस से रिलेटेड प्रश्न आ गया 16 नंबर का। देखिए, मैचिंग करना है। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल आपके किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। बटर से, ब्यूटेरिक से बटर याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और हो गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए, एस्टिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध, और दूध का जो रंग है वो सफेद किसके कारण होता है? तो कैसिन के कारण। और दूध का जो रंग है वो पीला किसके कारण होता है? तो कैरेटीन के कारण। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन, साइट्रिक अम्ल नींबू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ये जो जेली फिश है ये वास्तविक मछली नहीं है। बाकी रेड फिश, डॉग फिश, केट फिश ये सब वास्तविक मछली है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जेली फिश दिया, स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये सब वास्तविक मछलियां नहीं है, ये सब समुद्री जीव है। कौन कौन? जेली फिश और स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये सब। और इसको जैसे कि डॉग फिश को डॉग फिश क्यों कहा जाता है? तो डॉग फिश को डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सूंघने की क्षमता होती है वो डॉग के जैसी होती है, इस वजह से। और केट फिश को केट फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो चेहरे का बनावट है वो उसके बिल्ली के जैसी होती है, हल्की फुल्की, मतलब बिल्ली के भी मूछ होती है और कैटफिश की भी होती है, इस वजह से। और जो ये डॉग फिश है, इसके मतलब 2-3 रीजन है डॉग फिश को डॉग फिश कहने के। पहला तो ये कि इसमें स्मेल की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा ये है कि इसके जो ये लोग झुंड करते हैं, जैसे कि डॉग एक साथ मिलकर झुंड में युद्ध करते हैं, उसी तरह जो मछलियां हैं वो भी अगर अपने जानवर को लेती है अपने अपने भोजन की तलाश, तो वो झुंड में मिलकर करती है, इसी वजह से इसका नाम डॉग फिश रखा गया है। अगला प्रश्न है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन मांसपेशियों में चयापचय चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपके दूध में पाया जाता है। तो कठोर व्यायाम के कारण मांसपेशियों में चयापचय उप उत्पादन के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणामस्वरूप थकान का अनुभव होता है। यह शरीर में तब बनता है जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही समझिए कि रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। कथन देखना है कौन सा सही है। तो सही है, ऐसा होता है कि रंग वर्णांधता जो है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। जो पुरुष होते हैं वो अधिक अंधे होते हैं, उनमें अधिक यह रोग पाया जाता है। और रतौंधी वृद्धजनों में होती है, युवाओं में नहीं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रतौंधी किसी में भी हो सकती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, और किसी में भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रंग वर्णांधता एक लिंग सेगल रोग है। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि स्त्रियां इस रोग में वाहक का कार्य करती हैं। रंग वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता पुरुषों में 8%, जबकि महिलाओं में 0.5% होता है। रतौंधी वृद्ध एवं युवा सभी को हो सकती है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम रोशनी में देखना असंभव हो जाता है।
यह समस्या जन्म से, चोट से, या तो जन्म से हो सकती है, चोट से, कुपोषण के कारण हो सकती है। इसका एक प्रमुख कारण विटामिन ए की कमी है। अब देखते हैं अग्रिम प्रश्न। अभी 10 प्रश्न इसके आपके बचे हैं, तो जिसमें कि 10 प्रश्न में से आपके 7 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं अभी तक, और 2 या 3 प्रश्न जो है आपके, 7 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए हैं और 2 या 3 प्रश्न आपके साइंस से अभी तक पूछे गए हैं। और अग्रिम प्रश्न है, ये भी साइंस से ही है आपका प्रश्न, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण होता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण होता है, बिल्कुल सही बात है। और ध्वनि तरंगे और पृष्ठ तरंगे होती हैं, ये रॉन्ग है। तो कथन ए सही हो जाएगा और कथन आर जो है वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है सी, ए सत्य है और आर असत्य है, सी। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्रुवण जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं होता है। और जो ध्वनि तरंगे वो आपकी वो अनुदैर्घ्य तरंगे, इसी वजह से ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। वह गुण, ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का वह गुण है जो उनके दोलन की दिशा से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी लगभग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन पहले हुई थी और जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मेडागास्कर। हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांगो जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी आपकी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के इसकी जो गुजरती है। इसकी आपकी ट्रिक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किन 8 राज्यों से गुजरती है, मगरमच्छ, झपटा, या फिर अगर क्रम से याद रखना हो तो गरम, छाछ, पत्तन से याद रख सकते हैं। तो देखिए मगरमच्छ, झपटा, झपटा से देखिए माँ से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मगर गा से हो जाएगा गुजरात, और मक्ष, माँ से फिर माँ से महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर माँ से हो जाएगा मगर, गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से हो जाएगा झारखंड, और झपटा, टा से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो मगरमच्छ, झपटा, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऐसा करके जो है 8 राज्य आप अपने देख लीजिएगा। तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है और ये जो है 2 बार काटती है। माही नदी जो है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कांगो नदी नील नदी के बाद, यानी कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा और उसके बाद कांगो नदी हो जाएगा। इस नदी की लंबाई लगभग 4,380 किलोमीटर है। इसे जायरे नदी भी कहते हैं, इसको कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में कांगो को ना देकर जायरे भी दिया जा सकता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर यहाँ पे जायरे होगा तो जायरे भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन को पहले भारतीय फोटो निर्वाचन संस्थान के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संचालन सुदूर संवेदन, भू सूचना स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। 25 नंबर का आपका प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओपेक की स्थापना हुई थी आपके 1960 में। 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1960 को हुई थी। संगठन का मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। वर्तमान में यानी कि 2019 में इस संगठन में 13 सदस्य हैं। जनवरी 2022 को कुवैत के हेथम अल बेस को ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया था। इसका महासचिव अभी कौन है देख लीजिएगा, वैसे कुछ नहीं ये पूछा जाए क्योंकि करंट अफेयर में आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। 17 में जो है